बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। इस हफ्ते मैं आपको सुना रहा हूं अपने पिता डॉक्टर एसबी मिश्रा की नई किताब ड्रीम चेजिंग पर आधारित 5 कहानियां। बड़ी दिलचस्प और ड्रामेटिक है उनकी ये ऑटोबायोग्राफी। आज सुनिए इस कहानी का चौथा भाग, ड्रीम चेजिंग पार्ट 4। मैं कनाडा मशहूर होने नहीं आया था, मैं तो पढ़ने आया था। ये तो इत्तेफाक था कि मैं अपने फील्डवर्क के दौरान एक डिस्कवरर बन गया था 56 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स का, और जियोलॉजी की दुनिया में मशहूर हो गया था। अब मैं राजधानी ओटावा में रहने लगा था। यहां भारत के कई राज्यों के दोस्त बन गए थे। एक खास दोस्त था, वीवीएन सिम्हा राव। सिम्हा एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता था और 14वीं मंजिल पे उसका किराए का पेंट हाउस हम सबका अड्डा बन गया था। यहीं पे हंसी मजाक होता था, चाय पीते थे, लेकिन साथ ही साथ गंभीर बातें भी होती थी, क्योंकि हम सब अपने देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहते थे। सिम्हा हमारी मीटिंग्स के नोट्स लेता था और एक फाइल में रखता जाता था। फाइल के कवर पे उसने टाइटल लिखा, क्या किया जाए। अपने नोट्स में लिखा, हम में से सिर्फ मिश्रा था जो पूरी तरह जानता था कि उसे क्या करना है। वो बोलता कम था, लेकिन जब उससे पूछो वो बिना झिझक के कह देता था कि उसे अपने गांव में एक स्कूल खोलना है। हम सब अब आराम की जिंदगी जी रहे थे और ये जिंदगी और भी आसान होने वाली थी आने वाले दिनों में। मैं कनाडा से अमेरिका जाके आगे पढ़ाई और नौकरी कर सकता था। कई और भले एनआरआई मित्रों की तरह समय समय पे भारत में गरीब लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स की आर्थिक रूप से मदद कर सकता था। ये एक रास्ता था। दूसरा रास्ता मुझे वापस उसी कच्चे मिट्टी के रास्ते पे ले जा रहा था जिस पे 12 किलोमीटर रोज मैं पैदल चल के स्कूल जाता था और फिर 12 किलोमीटर पैदल चल के घर वापस आता था। अचानक मुझे अपने चारों ओर की चमचमाती दुनिया बड़ी खोखली लगने लगी थी। मैं जानता था कि अगर कुछ करना था तो अभी, वरना ये चकाचौंध की दुनिया मुझे कैदी बना लेगी। मैं खुद को दिया वचन भूल जाऊंगा। तो एक दिन कनाडा में 4 साल रहने के बाद मैंने अपना काला सूटकेस उठाया और सब छोड़ छाड़ के खुद को दिया अपना वचन पूरा करने के लिए 11 अगस्त 1970 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के 4 दिन पहले वापस अपने देश आ गया। आप भी सोच रहे होंगे कि 3 दिन से मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं, पर कहानी की नायिका कहां है? वही नायिका मेरी पत्नी निर्मला, जो कहानी जब शुरू हुई थी तो मेरे साथ यूपी के गवर्नर साहब से मिलने गई थी। जब मैं कनाडा में था तो निर्मला लखनऊ में कॉलेज में पढ़ा रही थी। पिता कृष्णलाल शुक्ला स्टेट सेक्रेटेरिएट में काम करते थे, बड़े कड़क थे। वो लखनऊ के एक मोहल्ले में, जिसका नाम किसी ने बिना सोचे समझे घसियारी मंडी रख दिया था, वहां एक बड़े से मकान में रहते थे। घर क्या था, समझिए बच्चों के फ्यूचर का एक बेस कैंप था, जिसमें निर्मला और उनके 6 भाई बहन ही नहीं, उनके कजिन्स वगैरह आते रहते थे। सब साथ पढ़ाई करते थे, शैतानी करते थे, डांट मार खाते थे और हंस लेते थे। निर्मला की हैंडराइटिंग अच्छी थी और वो बारीक लिख लेती थी, तो उन्हें उनके बड़े भाई अक्सर एग्जाम में नकल करने के लिए छोटी छोटी पर्चियां बनाने की ड्यूटी दे देते थे। उन दिनों हीरोइन साधना का हिंदी फिल्मों में बड़ा बोलबाला था। निर्मला और उनकी सारी दोस्त भी जबरदस्ती साधना कट बाल बनाना सीख रही थी। सिनेमा हॉल में कोई लड़का अगर छेड़ने की कोशिश कर रहा होता तो उसके हाथ में सेफ्टी पिन घुसेड़ देती थी। ग्रामीण हिंदुस्तान यानी रूरल इंडिया की जिस दुनिया से मैं आया था, उससे निर्मला का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन वक्त के चौराहे पे जल्द ही हम दोनों मुसाफिरों की मुलाकात होने वाली थी। शहर के दूसरे हिस्से में अपना काला सूटकेस लिए मैं दिल्ली की ट्रेन से लखनऊ स्टेशन पे उतर चुका था। रेलवे स्टेशन पे कुलियों का शोर, कोहनी मारते साइड में होने के लिए कहते लोग, चाय और समोसा बेचते ठेले वाले, कोल्ड ड्रिंक की क्रेट पे अपने ओपनर से आवाज करता लड़का। मैं तो ये सारी आवाजें भूल ही गया था। मैं स्टेशन से निकला और एक साइकिल रिक्शा पे बैठ के
एक छोटे से होटल में कमरा ले लिया। रात को नहीं सो पाया। मैंने अपने आप को कनाडा की अपनी आराम की जिंदगी से उठा के लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे खड़ा तो कर दिया था, लेकिन अब क्या। उस रात लालबाग के अपने सस्ते से होटल रूम में मैं लेटे लेटे सोच रहा था, तुम सब छोड़ के तो आ गए हो, पर आगे क्या करोगे। मेरे पास न जमीन थी, न कोई प्लान, और बस थोड़ी सी जमा पूंजी। आगे रास्ता दिख नहीं रहा था। शाम का वक्त था, रोशनी जा रही थी। लखनऊ से बस पे चढ़ के इटौंजा नाम के कस्बे में उतर के पिछले 2 घंटे से मैं उसी कच्चे रास्ते पे चल रहा था जिस पे मैं बचपन में चल के स्कूल जाता था। यही था 12 किलोमीटर का वो रास्ता जो मेरी कनाडा की चमकदार जिंदगी के सामने आके खड़ा हो जाता था। शाम के धुंधलके में मैं अपने गांव में दाखिल हुआ। मैंने किसी को अपने आने की खबर नहीं दी थी। 1 घंटे बाद सब मुझे घेर के बैठे थे। कई मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कभी देखा ही ना हो। ये सोच रहे थे कि ये अंग्रेजों की धरती छोड़ के वापस कैसे आ गया, और बिना बताए न स्वागत, न फूल, न ढोल, न मिठाई। 4 साल में मेरे गांव में कुछ नहीं बदला था। मेरा मिट्टी का मकान अभी भी टूटा फूटा था और मेरे परिवार की हालत पहले से भी खराब हो गई थी। मैं अपने पिता को अपनी थोड़ी सी फेलोशिप में से पैसे बचा के भेजता तो रहता था, लेकिन अब पता चला था कि कुछ साल से बारिश न आने के कारण लगातार फसल बर्बाद हो रही थी और उस पैसे से बस गुजारा ही चल पाता था। अनाज अभी भी मिट्टी के बनाए बड़े बड़े मर्तबानों में रखा जाता था। घरों में अभी भी या तो मिट्टी के दिए जलते थे या मिट्टी के तेल की लालटेनें। गांव वालों को मैंने आखिरकार अपने इरादे बता दिए। मैं एक स्कूल बनाना चाहता था। अचानक खामोशी छा गई। कई लोगों ने सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूं। ज्यादातर लोग ये बड़बड़ाते हुए घर चले गए कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया था, मैं बेवकूफ था। अफवाहें उड़ने लगी कि मैं पागल हो गया हूं, यहां बेड रेस्ट के लिए आया हूं। कुछ ने कहा कि मैंने किसी कनेडियन लड़की से शादी कर ली होगी और अब मन भर गया होगा तो यहां भाग के आ गया हूं। कुछ ने कहा अमेरिका से पैसा लाए हैं, फूंक रहे हैं बस। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को लगने लगा कि शायद मैं सचमुच पागल था, पर मेरा पागलपन वो नहीं था जो वो समझ रहे थे। ये था कुछ कर दिखाने का पागलपन। थोड़े वक्त बाद कनाडा में बचाए थोड़े से पैसों से मैंने कुनौरा नाम के बगल के गांव में 8 एकड़ जमीन खरीद ली। यही बनना था मेरे सपनों का स्कूल। लेकिन उससे पहले जीवन का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आने वाला था। विलायत से लौटे लड़के के पास धड़ाधड़ शादी के प्रस्ताव आ रहे थे। मैं विलायत से अभी अभी लौटा जरूर था, लेकिन बेरोजगार था। फिर भी न जाने कितने परिवार अपनी बेटियों का हाथ मुझे देने को तैयार थे। दहेज की बड़ी बड़ी रकमें भी साथ में गिनाई जा रही थी। लेकिन मुझे पता था कि मैं कैसी लड़की से शादी करना चाहता हूं। वो पढ़ी लिखी हो और मेरी ही तरह गांव का स्कूल चलाना चाहे। अब ऐसी लड़की कहां मिलेगी भाई। मेरे एक पुराने कलीग उन्नाव शहर के चंद्र किशोर के हाथों एक प्रस्ताव आया। उनकी एक कजन थी निर्मला। मैंने सोचा था कि भाई ये लखनऊ की इतने अच्छे परिवार की लड़की मेरे साथ गांव चलने को क्यों राजी होगी। इस बीच मेरे कलीग ने मेरा नाम पता लड़की के पिता कृष्णलाल शुक्ला जी को, जी बताया था ना मैंने आपको, वही जो बहुत कड़क थे, उन्हें सौंप दिया। कृष्णलाल जी ने कही सुनी पे विश्वास करना ठीक नहीं समझा और खुद ही जाके जांच पड़ताल करने का फैसला किया। वो भी इटौंजा कस्बे पहुंच गए। एक चाय की दुकान पे पहुंचे जहां उनके जासूस यानी मेरी कलीग के हिसाब से मैं रोज आके चाय पीता था। मिश्रा चाय वाले की चाय की यह खासियत थी कि वो चाय में जरा सा नमक डाल देता था। चाय पी और चाय वाले से यूं ही गपशप लड़ाने लगे और फिर बातों बातों में मेरे बारे में तहकीकात चालू हो गई। ऐसा लगता था कि उन्हें लड़का थोड़ा बहुत ठीक लगा था, क्योंकि उन्होंने देवरा गांव जाने का फैसला कर लिया। साइकिल किराए पे ली गई। अच्छा, शुक्ला जी थोड़े हट्टे कट्टे तंदुरुस्त आदमी थे। वो एक साइकिल पे बैठे और साइकिल चला रहे थे उनके एकदम दुबले पतले दोस्त राम अवतार वर्मा।
धीरे धीरे मिट्टी के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए देवरा गांव पहुंचे। गांव में मैं था नहीं। खैर, मुलाकात कुछ दिन बाद लखनऊ में हुई। मैंने पहले ही साफ साफ कह दिया, देखिए शुक्ला जी, अगर आप निर्मला की शादी मुझसे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मैं कनाडा से आया हूं और आपको लगता है कि मेरे पास कोई मोटी तनख्वाह वाली नौकरी है, तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा। मैंने कहा, मैंने वो सब पीछे छोड़ दिया है। शुक्ला जी बोले, डिग्री तो असली है ना। बात आगे बढ़ी। निर्मला जौहरी इंटर कॉलेज में अब तक प्रिंसिपल बन गई थी। मेरी एक परिचित कॉलेज पहुंच गई उन्हें देखने, लेकिन फॉर्म लेने के बहाने। फॉर्म तो ले लिया, पर जब निर्मला ने पूछा स्टूडेंट का नाम, तो घबरा के कुछ बड़बड़ा के भाग गई। अगले दिन मैं भी किसी बहाने से कॉलेज पहुंच गया। मेरे कलीग ने सच कहा था, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत प्रिंसिपल थी और बड़ी कॉन्फिडेंट, पढ़ी लिखी, स्मार्ट। मैंने मन बना लिया था, लेकिन मैंने भी संदेश भिजवाया, मैं निर्मला की डिग्री देखना चाहता हूं। डिग्री तो असली है ना। 14 मई 1972 को मेरी और निर्मला की शादी हो गई। मुझे लगता था कि मैं हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहला दूल्हा रहा हूंगा जो बारात लेके ठीक टाइम पे पहुंच गया था। निर्मला और मैंने ये तय किया था कि हम सादे ढंग से शादी करेंगे और कोई इफरात खर्चा नहीं होगा। दहेज लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। निर्मला की छोटी बहन सुषमा शुक्ला अब कहती हैं कि मेरी पोशाक शायद मजेदार लग रही थी, लेकिन आप तो जानते हैं कि फैशन की और मेरी कभी दोस्ती हुई नहीं। शादी के पहले तिलक की रस्म के लिए लड़की वाले जब गांव आए तो उन्होंने पहली बार मेरी दुनिया से सामना किया। रात में वो लोग वहीं रुके। शहर के मेहमानों को न पंखा मिला न बल्ब। मेरे उन्नाव वाले कलीग, जो अब हमारे साले साहब बन गए थे और मैं उन्हें बच्चू के नाम से बुलाता था, वो अगली सुबह हंस के बोले कि अगर बिस्तर के खटमलों ने उन्हें रात भर बिस्तर से जकड़ के ना रखा होता तो कमरे के मच्छर तो उन्हें जरूर ही छत की ओर उड़ा ले गए होते। शादी की अगली सुबह जब निर्मला का सामान एक टैक्सी में लादा जा रहा था, तब शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या पीछे छोड़ के जा रही हैं। सजी हुई डोली उनके लिए तैयार थी। उसमें निर्मला बैठ गई। गांव का रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़ था, तो कुछ देर बाद नजारा यह था कि खाली डोली एक ट्रक के पीछे रखी थी और मैं और मेरी नई नवेली दुल्हन आगे ट्रक ड्राइवर के साथ बैठे थे। डोली गांव के बाहर रुकी और गांव वालों की तसल्ली के लिए दुल्हन वापस डोली में पहुंच गई। हम लोग अभी से एक टीम की तरह काम करने लग गए थे। कॉमन सेंस और परंपरा, ट्रेडिशन के बीच का रास्ता शादी के पहले दिन से ही ढूंढ लिया था। रिटायर होने के बाद मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हो गया हूं, इसलिए उसी की भाषा में बताता हूं। जब स्ट्राइक पे बैट्समैन चौवे छक्के लगा रहा हो तो नॉन स्ट्राइकर एंड वाले को धैर्य रखना जरूरी है, और जब वही नॉन स्ट्राइकर बैटिंग पे आ जाए और तगड़ी बैटिंग करे तो दूसरे का उसके साथ एक ढाल की तरह साथ होना भी जरूरी है। रिश्ते क्रिकेट की तरह ही होते हैं, और आजकल तो 2020 क्रिकेट की तरह हो गए हैं। अगर जरा सा चूके तो आउट। निर्मला और मैंने लम्हा लम्हा जोड़ के एक लंबी इनिंग्स की नींव डाल ली थी। मेरी पत्नी, जो अच्छे खासे परिवार से थीं, जिन्होंने शहर में आराम की जिंदगी बिताई थी, अब गांव में एक चारपाई पे मिट्टी की एक कोठरी में लेटी थी, जहां न बिजली थी, न बल्ब, न बाथरूम, न नल। कानों में मच्छर भिनभिना रहे थे और छत से मिट्टी के किरचे गिर रहे थे। अगली सुबह तो और भी कठिन थी। अभी अंधेरा ही था कि घर की औरतों ने एक एक लोटा लेके निर्मला को बाग में चलने को कहा। आखिर आज भी लाखों ग्रामीण भारतीयों के लिए खेत ही तो होता है उनका बाथरूम। कितना कठिन होता है गांव में जीना, शायद शहर के लोग ये बात कभी समझ नहीं पाएंगे। गर्मियों में पसीने से तर्राते, न बिजली, न पंखे, न फ्रिज का ठंडा पानी, न एसी की ठंडक, न आसपास अस्पताल, न सिनेमा हॉल। मुझे लगता है कि शहरों में रहने वाले हिंदुस्तानियों को एक दिन, बस एक दिन अपने परिवार के साथ किसी गांव में बिताना चाहिए। अचानक हमें अपनी जिंदगी बेहतर लगने लग जाएगी। हमारे टेंशन, स्ट्रेस कम हो जाएंगे। हमें अपनी आराम की जिंदगी का मोल समझ आ जाएगा।
वीडियो गेम्स के लिए जिद करते बच्चों को, 10वीं 11वीं क्लास में अपने बेटों को मोटरसाइकिल पकड़ा देने वाले माता पिताओं को, हर दिन फास्ट फूड के लिए तरसने वाले बच्चों को कभी ये सोच के देखना चाहिए कि जिन कंफर्ट्स, जिन सुविधाओं को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो तो एक सपना है करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए। खैर, माफ कीजिएगा, मैं तो भाषण देने लगा। टीचर रहा हूं ना जिंदगी भर, आदत छूटती नहीं। सारी मुश्किलों के बावजूद निर्मला ने गांव में रहने की आदत डाल ली थी। शादी के कुछ हफ्ते बाद मैंने निर्मला से कहा कि हम हनीमून पे जा रहे हैं। असल में मुझे मध्य प्रदेश के सींधी शहर जाना था, जहां मेरी एक पिछली नौकरी के दिनों के पैसे एक बैंक में पड़े थे, लेकिन चालाकी से मैंने उसको हनीमून से कंबाइन कर लिया। हम लखनऊ गए, फिर इलाहाबाद में गंगा स्नान करने। सींधी से हम माउंट आबू गए, जहां मैंने निर्मला की ढेर सारी तस्वीरें खींची। और जब अपने एक्सीडेंटल हनीमून, हाँ यही कहते थे हम उसे, एक्सीडेंटल हनीमून से वापस आए तो देखा कि फोटो एक भी नहीं खींची थी। इस सारे एडवेंचर के बाद 1 जुलाई 1972 को मैंने पर्चे बंटवाए और ऐलान कर दिया कि देवरा के पास कुनारा गांव में स्कूल खुलने जा रहा है। शादी में सोफा और कुर्सी तोहफे के रूप में मिले थे, उन्हीं को एक झोपड़ी में रख के ऑफिस बना दिया। स्कूल शुरू हो गया था। एक सपना अपनी राह पे चल पड़ा था। यह था इस कहानी का चौथा पन्ना। कल सुनाऊंगा मैं आपको इस कहानी का 5वां और आखिरी भाग, ड्रीम चेजिंग पार्ट 5। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यादों का एडिट बॉक्स का पहला सीजन इस हफ्ते खत्म हो रहा है। लौटूंगा कुछ वक्त बाद और ढेर सारी कहानियां लेके। सुनते रहिए 92.7 बिग FM।